अगर ये कहा जाए कि नरेंद्र मोदी सरकार की विचारधारा के वास्तविक सूत्रकार लालकृष्ण आडवाणी हैं, तो इससे बहुत से लोग असहमत नहीं होंगे। उन्होंने 1984 के चुनाव के बाद राजनीतिक हाशिए में पहुंच चुकी भारतीय जनता पार्टी को बाबरी मस्जिद विध्वंस और राम जन्मभूमि आंदोलन के जरिए न केवल भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु में पहुंचाया, बल्कि 1998 में उसे सत्ता का स्वाद भी चखाया। ये बात अलग है कि 2004 और 2009 में लगातार 2 बार मिली हुई हार की वजह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का सिद्धांत आडवाणी के नेतृत्व पर भी लागू हुआ और एक नए नेता का उभार हुआ। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आज बात होगी लालकृष्ण आडवाणी की, जो कभी सत्ता के केंद्र बिंदु में थे और आज राजनीतिक हाशिए में पहुंच चुके हैं। आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर जो भी आपको फीडबैक लगे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करके जाइए। 2004 के बाद भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी दलों में इस बात पे विचार हुआ कि अब एक नई लीडरशिप आनी चाहिए। उसका एक कारण था कि कई हलकों से ये सूचनाएं मिल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बागडोर अब राहुल गांधी संभालने वाले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठनों पर आडवाणी का जो प्रभाव था, उसकी वजह से उन्होंने इस विचार को आगे नहीं बढ़ने दिया। बल्कि देखे तो वेंकैया नायडू, जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन वास्तविकता ये थी कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए आडवाणी ने स्वयं कहा था और आडवाणी स्वयं 2004 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। उनके इस कदम को पार्टी के संगठन और सहयोगी इकाइयों के संगठनों ने सकारात्मक रूप से नहीं लिया था। आडवाणी के समर्थकों की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री पद के लिए आगे करने के लिए आडवाणी ही थे। इस संदर्भ में वो 1995 के मुंबई अधिवेशन का जिक्र करते हैं, जहां पे मंच पे खड़े होकर आडवाणी ने बिना संघ परिवार की सलाह के उन प्रधानमंत्री पद के लिए उनके नाम की घोषणा कर दी थी। राजनीति के जानकारों का मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन पाने के लिए व्यक्ति को हार्डलाइनर होना आवश्यक है। यही व्यक्ति जब प्रधानमंत्री पद के होड़ में शामिल हो जाता है तो उसको अपनी छवि को मुलायम करना होता है, ताकि अखिल भारतीय स्तर पर उसकी स्वीकार्यता बढ़ सके। आडवाणी संभवतः यही कर रहे थे। शायद भारतीय राजनीति में अपनी दबी हुई इच्छा की वजह से उन्होंने इस्लामाबाद जाकर मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ करने का अपनी समझ में मास्टर स्ट्रोक खेला था, पर उनका राजनीतिक जीवन इस वाक्य ने ख़त्म कर दिया। आडवाणी ने कभी ये जिक्र नहीं किया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। शायद वो वाजपेयी जैसी छवि में अपने आप को ढालना चाहते थे। आडवाणी कराची से उठ के अजमेर आते हैं, फिर वहाँ से दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली में जिस तरह से उनका राजनीतिक विकास हुआ, उससे वे अटल बिहारी वाजपेयी के पूरक के रूप में तो अच्छे हैं, लेकिन स्वयं एक नेता के तौर पर जब वो उभरते हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता हो जाते हैं। ये दूसरी बात है, आरएसएस की नुमाइंदगी करने की कोशिश से जैसे ही आडवाणी हटने की कोशिश करते हैं तो उनको दोहरा नुकसान होता है। पहला नुकसान ये होता है कि जिस ज़मीन पे वे खड़े हैं वो ज़मीन उनके पैरों के नीचे से खिसक जाती है, और दूसरा उन पर गहरा अविश्वास पैदा हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कुशाग्र राजनीतिक बुद्धि वाले लालकृष्ण आडवाणी से ये चूक कहाँ हो गई। एजी नूरानी अपनी किताब में लिखते हैं, 1984 में भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 ही सीटें मिली थीं। भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड किया कि उसके लिए जनाधार बढ़ाने का एक ही रास्ता है, वो है हिंदुत्व। 1979 में पालमपुर रेजोल्यूशन पास होता है, जिसमें राम मंदिर की बात की गई थी, और इस संदर्भ में आडवाणी ने खुलकर भी कहा था कि होप इट विल टर्न इनटू वोट्स। जिन्ना पर उन्होंने जो लिखा था वो पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए नहीं लिखा था, बल्कि भारत में अपनी लिबरल छवि को गढ़ने के लिए लिखा था, और वो अपने ही जाल में फंस गए। उन्होंने 2002 के दंगों में फंसे नरेंद्र मोदी को बचाया और नरेंद्र मोदी ने उनको दरकिनार कर दिया। आज उनका हश्र ये है कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। 2002 के दंगों के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी को उनके पद से हटाने का मन बना चुके थे। इस संदर्भ में आपको याद ही होगा वाजपेयी जी का मशहूर कथन राजधर्म के संदर्भ में,
वाजपेयी को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए जिस व्यक्ति को श्रेय देना चाहिए वो है संभवतः प्रमोद महाजन और अरुण जेटली। वाजपेयी जब दिल्ली से गोवा अधिवेशन के लिए निकलते हैं तो उनके हवाई जहाज में यही दो लोग मौजूद थे। ऐसा कहा जाता है कि रास्ते में इन दोनों ने वाजपेयी को ये समझाने में सफलता प्राप्त कर ली कि इस वक्त नरेंद्र मोदी को उनके पद से हटाना पार्टी के हित में नहीं है। नरेंद्र मोदी को बचाने में लालकृष्ण आडवाणी का भले ही सीधा हाथ ना रहा हो, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 2012 तक नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी के एक सिपासालार के रूप में ही थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि जब पार्टी ने आडवाणी की जगह नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया तो आडवाणी उसे पचा नहीं सके। उम्र का तकाजा हो या नए नेतृत्व के साथ तालमेल बिठा पाने की उनकी कमजोरी, आज अपनी राजनीतिक जीवन के संध्या में आडवाणी पूरी तरह से अलग थलग नजर आते हैं। वे पूरी तरह हाशिए पे जा चुके हैं और ये उनके तकलीफ का सबब भी है। इसको विडंबना ही कहा जाएगा कि जिस आडवाणी ने कभी ये कहा था कि लोकतंत्र में विभिन्न दृष्टिकोणों के लिए टॉलरेंस की गुंजाइश होनी चाहिए, ये बात अलग है कि बहुत से लोगों का मानना है कि भारत में इनटॉलरेंस के बीज इन्हीं आडवाणी ने बोए थे। आज आडवाणी की हालत को देख के शायद लखनवी का शेर याद आता है, न तड़पने की इजाज़त है न फरियाद की है, घुट के मर जाऊं ये मर्ज़ी मेरे सयाद की है। और अंत में आप लोगों से पुनः गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दीजिए। नमस्कार।